today we just start up with the next step. That is step number 5 is choosing the question structure. Now next we are going to take decision कि भाई हमारे जो questions होंगे उसका structure क्या होगा. Normally we can have a two type of structures, a structured questionnaire, unstructured questionnaire. कि भाई दो प्रकार के structures को हम कह सकते हैं. तो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर क्या होता है. इन अदर वर्ड्स ओपन एंडेड क्वेश्चनर, क्लोज एंडेड क्वेश्चनर क्या होता है वो हम समझ लेते हैं. और कौन सा स्ट्रक्चर का क्वेश्चंस हमें कहाँ पे रखना चाहिए वो सारी चीज भी हम यहाँ पे फाइनलाइज करते हैं. कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी जस्ट स्टार्ट अप विद द अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर. कि भाई अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं. तो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आर आल्सो नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चंस. कि भाई ये जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस है वो कैसे है. It is a open-ended questions where the respondents are supposed to give the answers in their own words. कि भाई आपने क्वेश्चंस तो पूछ लिया बट क्वेश्चंस के नीचे क्या होगा, आपने 3-4 लाइंस दी होगी और रिस्पोंडेंट्स जो है वो बंदे को अपने हिसाब से वो क्वेश्चंस का आंसर उसको लिखो. उसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस. तो आपकी सीक्वेंस जो होगी वो फिक्स नहीं होगी, आंसर जो होगा वो फिक्स नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड. कि भाई ये पूरा अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस है. तो सम ऑफ द एग्जांपल्स लाइक व्हाट इज योर ऑक्यूपेशंस, इतना क्वेश्चन हमने पूछ लिया और उसके बाद बाजू में लाइन दे दिया. तो रिस्पोंडेंट्स अपने हिसाब से ऑक्यूपेशंस लिखेगा कि भाई वो बिजनेसमैन है, सर्विस करता है, फ्रीलांसर्स है. तो हमें ऑप्शंस नहीं देने हैं, हम सिंपली उसको ओपन एंडेड छोड़ देंगे. वो बंदा अपने हिसाब से आंसर वहां पे लिखेगा. व्हाट इज योर फेवरेट एक्टर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पीपल हु शॉप एट द हाई एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स. तो क्वेश्चंस पूछ के वहां पे हमें सिंपल ओपन स्पेस छोड़ दिया है, जगह दे दिया है, रिस्पोंडेंट्स को अपने हिसाब से आंसर देना है. तो इसका फायदा क्या होता है. तो सम ऑफ द एडवांटेज क्या है इसके कि अगर हमने अनस्ट्रक्चर्ड और ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज किए हैं तो उसका फायदा हमें क्या कहाँ पे मिलेगा. फर्स्ट कि अगर हमने इनिशियल स्टेज पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि जहाँ पे रिस्पोंडेंट्स को अपने हिसाब से लिखना है, तो वंस अगेन कि भाई रिस्पोंडेंट्स लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट माइट इंक्रीज. कि भाई रिस्पोंडेंट्स को लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे तो मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, तो उसका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो सकता है. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप जब कर रहे हो तो वहाँ भी आप सकते हो सो दैट रिस्पोंडेंट्स कैन एक्सप्रेस एज मच एज पॉसिबल. तो इससे फायदा क्या होगा. तो कि भाई जो इंटरव्यू उसका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस बायसनेस यहाँ पे कम हो जाएगी. जो रिस्पोंडेंट्स है वो अपना एटीट्यूड, परसेप्शंस, फीलिंग्स वो सारी चीजों को ओपनली एक्सप्रेस कर पाएगा और अच्छी तरीके से अपना जो आंसर्स है वो एक्सप्रेस कर पाएगा, अपनी जो इनसाइट्स है, व्यूज है वो नोट डाउन कर पाएगा. बट लिमिटेशंस क्या होगी, इश्यूज क्या होंगे, प्रॉब्लम्स क्या होंगे. तो कि भाई रिसर्च के जो कंक्लूजन हमें करना है, एनालिसिस करना है, वहां पे इसका इश्यू होगा, प्रॉब्लम होगा. क्यों. तो कि भाई वो बंदे ने अपने अपने वर्ड्स में लिखा है तो उसको हम कैसे कोडिंग करेंगे, कैसे कंप्यूटर में एंटर करेंगे, उसको कैसे कंक्लूड करेंगे. तो ये सारी चीजें हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी. और वही लिमिटेशंस क्या क्रिएट करेगी, चांसेस ऑफ बायसनेस. कि जो रिस्पोंडेंट्स रिसर्चर्स है वो अपने हिसाब से उसको समराइज करेगा, कंक्लूड करेगा, तो वहां पे बायसनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एनालिसिस करने में डिफिकल्टीज आती है. तो हम अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर के लिए जा सकते हैं. उसके अगेंस्ट में होता है कि उसके कंपैरिजन में हो सकता है वी कैन गो फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन. तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं. इट इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रिस्पॉन्स alternatives and response format is given. कि भाई स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको सेट ऑफ रिस्पॉन्स ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी दिए होंगे एंड एज अ रिस्पोंडेंट्स यू आर सपोज टू सिलेक्ट फ्रॉम दैट ऑल्टरनेटिव्स ओनली. कि भाई आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं. अनस्ट्रक्चर्ड में क्या था, क्वेश्चंस था, उसके बाद हमने जगह दिया है, वो बंदे को खुद लिखना है. बट स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के नीचे ऑप्शंस भी ऑलरेडी दिए होंगे and out of that already given alternatives the respondents are supposed to choose any one or more than one. कि भाई वो alternatives जो दिए हैं वही में से ही वो बंदे को कोई ऑप्शंस उसको चूज करना है, सिलेक्ट करना है. So that will be called as a structured or close ended questions.
तो उसका फायदा क्या होगा कि भाई जो लिमिटेशंस थी अनस्ट्रक्चर की वो यहाँ पे हमारे लिए फायदा और एडवांटेज बन जाएंगे कि भाई वहां पे लिमिटेशंस क्या था, तो कि भाई एनालिसिस में डिफिकल्टीज रहती है, तो वो चीज यहाँ पे निकल जाएगी। तो आपके लिए कोडिंग, कंप्यूटर में एंटर करना, एनालिसिस करना, वो सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी और आपको एक प्रॉपर आंसर मिलेगा कि व्हाट द रिस्पोंडर्स आर ट्राइंग टू से। तो आपने ऑलरेडी कैटेगरीज ऑल्टरनेटिव्स दे दिया है, तो आपके लिए एनालिसिस करना क्वाइट इजी हो जाएगा। बट लिमिटेशंस क्या है वंस अगेन कि भाई रिस्पोंडेंस जो है वो अगर उससे और ज्यादा कुछ और कहना चाहता है, कोई और ऑप्शन उसके माइंड में है बट वो दिया नहीं है, तो वो वहां पे ठीक नहीं कर पाएगा, तो अपने आप को वहां पे ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जो है इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स कि भाई मल्टीपल चॉइस हो सकता है, डिकोटोमस हो सकता है और इवन स्केल टाइप क्वेश्चंस हो सकता है। तो नाउ लेट मी जस्ट सी वन बाय वन। तो फर्स्ट इज मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वी आर गिविंग द मोर देन टू ऑल्टरनेटिव्स के भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स, दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स को दिए गए होंगे एंड आउट ऑफ दिस लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स दे आर सपोज टू चूज एनी वन, कि कोई एक ऑप्शन उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि भाई एक या इवन एक से ज्यादा भी वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू इंटेंडेड टू बाय अ न्यू कार विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, डेफिनेटली, विल नॉट, प्रोबेबली विल नॉट, अनडिसाइडेड, प्रोबेबली विल, डेफिनेटली विल, इवन अदर्स। तो ये सारे ऑप्शंस में से वो बंदे को कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अगर इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए नहीं दिया है तो वो अदर्स में भी लिख के वहां पे टिक मार्क कर सकता है। तो दिस इज मल्टीपल चॉइस। सेम वे डिकोटोमस कि जहां पे क्या होगा, हियर द रिस्पोंडेंट्स आर गिवन only two alternatives, two response options are there and out of that the respondents are supposed to choose any one of it, like yes or no type questions, agree or disagree questions and so। तो दो ही ऑप्शंस है तो उसे कहते हैं डिकोटोमस क्वेश्चंस कि भाई डू यू हैव एक्टिवा, यस नो, तो दो में से एक ही ऑप्शन वो बंदे को चूज करना है। Even now these two alternatives of interest are also supplemented by a neutral alternatives. Even you can go for the neutral. Okay, yes, no, and then third options may be no options, don't know, both, none. In that way, even neutral options can be given so that even the persons, if do not want to go with the positive negative side, then he will go for the neutral side. So in that way, आप दो ही ऑप्शंस यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स को देते हो और समटाइम्स इवन न्यूट्रल वाला भी ऑप्शंस देते हो और वो ऑप्शंस में से रिस्पोंडेंट्स को कोई एक ऑप्शन चूज करना है, तो उसे हम कहते हैं डिकोटोमस क्वेश्चंस। थर्ड हो गया हमारा स्केल्स। तो हमने पॉइंट नंबर 2 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई नॉन कंपैरेटिव स्केल्स है, उसके अंदर आइटमाइज स्केल्स है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट कैटेगरीज क्लियरली डिफाइन की होगी, उसको प्रॉपर ऑर्डर में दिया गया होगा। And now being a respondents out of these alternatives they are supposed to choose any one categories, कोई एक categories उनको वहां पे choose करनी है। तो this is called scales। तो Likert scale हो सकता है, semantic हो सकता है, staple हो सकता है, बट ये सारे पार्ट किसके हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर और क्लोज एंडेड क्वेश्चनर्स, कि जहां पे मेन चीज क्या ध्यान में रखनी है कि भाई ऑप्शंस वहां पे दिए गए होंगे। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, ऑप्शंस वहां पे दिए गए होंगे नहीं, रिस्पोंडेंट्स को अपने हिसाब से लिखना है। तो आपको डिसाइड करना है कि भाई आपके क्वेश्चनर्स के अंदर कैसे टाइप के आपका क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो आप यहाँ पे फाइनलाइज करते हो स्टेप नंबर 5 के अंदर कि भाई आपका ओपनिंग क्वेश्चंस क्या होगा, कैसा होगा, कौन से टाइप की स्टडी है आपकी, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे भाई मैं ओपन एंडेड यूज करूंगा या क्लोज एंडेड यूज करूंगा। क्लोज एंडेड या स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर के अंदर मैं कौन सा यूज करूंगा, मल्टीपल करूंगा, डिकोटोमस करूंगा या स्केल यूज करूंगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फाइनलाइज करते हो कि भाई मेरे जो क्वेश्चंस है उसका स्ट्रक्चर्ड क्या होगा। नाउ स्टेप नंबर 6, चूजिंग द क्वेश्चन वर्डिंग्स। कि भाई एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा जो है क्वेश्चनर है वो स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर होगा, उसके बाद नेक्स्ट आप जाते हो क्वेश्चन वर्डिंग्स के लिए।
So once again here you are also going to read the one by one all the questions and try to see कि हर एक क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस की वर्डिंग्स है वो सही है या नहीं है, वो चीज आप यहाँ पे चेक करने वाले हो। क्यों कि अगर आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन वर्डिंग्स जो है वही सामने वाले बंदा रीड करने वाला है, तो अगर आपका क्वेश्चंस की वर्डिंग सही तरीके से नहीं होगी, इजी नहीं होगा, तो क्या होगा, सामने वाला वो बंदा क्लियरली समझ नहीं पाएगा। तो देयर मे बी अ चांसेस दैट रिस्पॉन्स एरर मे बी टेक प्लेस, कि अगर आपका क्वेश्चंस प्रॉपर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, उसके वर्ड्स जो है वो क्लियर इजीली अंडरस्टैंड नहीं होंगे, डिफिकल्ट होंगे, कंफ्यूजिंग होंगे, तो सामने वाला जो आंसर देगा वो गलत भी हो सकता है। और इवन चांसेस दैट कि वो बंदा आंसर देने से मना भी कर दे, तो नॉन रिस्पॉन्स। तो ये दोनों चीजें हो सकती है अगर आपका क्वेश्चंस और क्वेश्चंस की वर्डिंग्स जो है वो सही नहीं होंगे। तो स्टेप नंबर 6 के अंदर हम चेक करने वाले हैं, वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे एंड ट्राई टू सी कि जो क्वेश्चंस और क्वेश्चंस की वर्डिंग्स जो है वो सही है या नहीं है, क्वेश्चंस जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं है, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, सारे जो वर्ड्स क्वेश्चंस हो वो सारे चीजों में हम चेक करेंगे, ये क्लियर है कि नहीं है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है, रिस्पोंडेंस ये समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। चलिए, तो उसके अंदर क्या क्या हम चीजें देखेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला है फर्स्ट इज टू डिफाइन द इश्यूज, कि जो क्वेश्चंस है तो उसके अंदर जो इश्यूज है प्रॉब्लम्स है उसको क्लियरली डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया है, वो हमें चेक करना है। तो इश्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड वे, 6 W's हमने डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा था। तो क्वेश्चन जो है तो उसके अंदर जो इश्यूज है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो सारी चीजों का आंसर्स वो क्वेश्चन में से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चंस के आंसर में से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हमें चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच ब्रांड ऑफ शैम्पू डू यू यूज। तो हम सिंपल अगर रीड करते हैं तो हमें तो लगता है कि ये क्वेश्चन बराबर है, सही है, बट उसको हमें ये सीक्वेंस में देखना है कि ये जो क्वेश्चंस है उसमें से ये आंसर्स हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली इश्यू जो है प्रॉब्लम जो है उसको क्लियरली डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया है। तो इसको हम एनालाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस। तो फर्स्ट इज हु। तो वंस अगेन हु का मतलब क्या आएगा यहाँ पे, द रिस्पोंडेंस। तो इज इट नॉट क्लियरली मेंशन आउट कि भाई जो क्वेश्चंस है तो उसके अंदर किसके लिए बोला गया है, कि जो रिस्पोंडेंस है उसके लिए या उसके हाउस होल्ड के लिए, विच ब्रांड ऑफ शैम्पू डू यू यूज। तो ये क्लियरली वो बंदा इससे नहीं समझ पाएगा कि भाई वो खुद अपने बारे में ही सोचना है उसको या पूरे फैमिली के बारे में सोचना है। सेकंड व्हाट, तो हियर द ब्रांड ऑफ शैम्पू, तो वंस अगेन इट इज नॉट क्लियर कि अगर वो बंदा कोई एक ब्रांड या एक से ज्यादा ब्रांड यूज करता है तो वो लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा, वो उसको समझ में नहीं आएगा। व्हेन, वंस अगेन इट इज नॉट क्लियर कि भाई टाइम फ्रेम, कि भाई कौन से टाइम में उसने यूज किया है वो लिखना है उसको, कि भाई लास्ट पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर वीक पे, पर्टिकुलर मंथ पे, पर्टिकुलर ईयर पे कौन सी चीज है वो वहां पे क्लियरली मेंशन नहीं है। वेयर, इट इज ऑल्सो नॉट क्लियर कि भाई उसके घर पे या घर के बाहर कोई जगह पे घूमने गया है वहां पे, तो ये सारी चीजें वहां पे क्लियरली मेंशन आउट नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ इनकरेक्ट क्वेश्चन। इसका जो आंसर मिलेगा वो हमें सही तरीके से नहीं मिलेगा। तो हमारा सही क्वेश्चन क्या होना चाहिए, which brand or brands of shampoos have you personally used at the home during the last month? In case of more than one brand, please list all the brands that apply. तो हमारा क्वेश्चंस और ये इंस्ट्रक्शन हो गई। तो क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ोगे, then from these questions you will get the answers of all this. तो वहां पे हमने बोल दिया पर्सनली, मतलब आपका ही व्यू पॉइंट देना है। व्हाट, तो कभी ब्रांड, तो कभी एक या एक से ज्यादा ब्रांड आपने चूज की है, यूज किया है, तो वो वहां पे लिखना है। व्हेन, तो कभी लास्ट 1 मंथ। वेयर, तो कभी एट होम। तो उस हिसाब से हमने हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वो सारी चीजें क्वेश्चंस के अंदर क्लियरली डिफाइन है कि नहीं है वो हमने चेक किया, उसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन को हमने
मॉडिफाइड किया। तो हम सबसे पहला चेक करेंगे डिफाइन द इश्यूज, कि भाई इश्यूज को करेक्टली डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया है क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि भाई जो क्वेश्चंस है उसके अंदर हमें ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज करना है, यूज द ऑर्डिनरी वर्ड्स इन आवर क्वेश्चनर। क्यों? तो कि भाई हमारे जो रिस्पोंडेंट्स होंगे तो वो सभी रिस्पोंडेंट्स सेम नहीं होंगे, सबका एजुकेशन लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम नहीं होगा। तो आप जो क्वेश्चनर बनाते हो, क्वेश्चंस के वर्डिंग्स जो चूज करते हो, वो आपको कैसे डिसाइड करना है, इवन एट द लोएस्ट लेवल वाला बंदा, कि इवन वो जो बंदे ने स्कूल किया है, कॉलेज नहीं किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, वो बंदा कहता है, तो वो बंदा भी ये क्वेश्चंस पढ़ के समझ पाना चाहिए। तो आपके जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चनर है, उसके अंदर आपको ऑर्डिनरी वर्ड, सिंपल वर्ड, इजी वर्ड आपको यूज करना है, कि जो इवन लेमैन जो है वो आसानी से समझ पाए। तो यहाँ पे एग्जांपल्स है कि डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज एडिक्वेट। अब एडिक्वेट का मतलब क्या, तो ये लेमैन जो है वो समझ नहीं पाएगा। तो दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड्स, कि भाई उसके लिए जार्गन्स, आप बड़े बड़े जार्गन्स क्वेश्चनर के अंदर यूज नहीं कर सकते। क्यों? तो कि भाई सामने वाला रिस्पोंडेंस उसको समझ नहीं पाएगा, तो उसके कारण क्या हो सकता है, रिस्पॉन्स एरर हो सकता है। So instead of using the jargons, you need to use the ordinary words, like your questions will be like this. You think the soft drink are readily available when you want to buy them? कि भाई आप जब जाते हो तो वो वहाँ अवेलेबल होता है कि नहीं होता है, तो वो बंदे को आसानी से समझ में आएगा और वो बंदा आसानी से आंसर दे देगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें उसको पता नहीं होगी। तो आपको ऑर्डिनरी सिंपल वर्ड्स आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज हुए कि नहीं हुए हैं, कोई जार्गन्स है तो वो जार्गन्स को आपको दूर करना पड़ेगा, सिंपल वर्ड्स आपको यूज करना है। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू चेक इज अबाउट द एम्बिग्यूअस वर्ड्स, कि भाई आप नेक्स्ट चेक करोगे कि भाई मेरे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, तो वहां पे कोई जगह पे एम्बिग्यूअस वर्ड्स यूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो अगर है तो उसको आपको रिमूव करना है। यू ऑलवेज नीड टू यूज द अनएम्बिग्यूअस वर्ड्स। एम्बिग्यूअस वर्ड्स का मतलब क्या, द वर्ड्स व्हिच हैव अ मोर देन वन मीनिंग, कि भाई हर एक बंदा उसको अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, तो उसे हम बोलेंगे एम्बिग्यूअस वर्ड्स। तो अगर क्वेश्चन के अंदर एम्बिग्यूअस वर्ड्स होंगे तो सामने वाला बंदा कंफ्यूज होगा और कंफ्यूजन में वो सही आंसर नहीं दे पाएगा। कि एग्जांपल यहाँ पे है कि इन अ टिपिकल मंथ हाउ ऑफ्टन डू यू शॉप्स इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कि भाई आप एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर कितनी बार परचेज करते हो। तो ऑप्शंस हमने दिए हैं, नेवर, occasionally, sometimes, obtain, regularly. So if you observe these options, then you will find that occasionally or sometimes, तो मीनिंग चेक करोगे, आप उसको समझने की, ये दोनों वर्ड्स को समझने की ट्राई करोगे, तो आपको क्या लगेगा, दोनों वर्ड्स वन एंड सेम है। कि भाई ओकेजनली का मतलब भी कोई कोई बार होता है, समटाइम्स का मतलब भी कोई कोई बार होता है, ऑब्टेन, रेगुलरली, both the words are look like a one and same, कि भाई obtain regularly, कि भाई मैं हमेशा वहां पे जाता हूँ, like that। तो ये जो वर्ड्स है वो कैसे है, एम्बिग्यूअस वर्ड्स है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। तो सामने वाला बंदा उसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, उसके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स यू नीड टू यूज द अनएम्बिग्यूअस वर्ड्स, कि भाई आपको क्लियर कैटेगरीज या ऑप्शंस उनको देने हैं। तो आप सही ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ऑप्शंस लाइक विल बी लेस देन वंस, 1 to 2 times, 3 to 4 times, मोर देन 4 times। तो आपने कैटेगरीज दे दिया, तो ये सामने वाले बंदे को समझने में भी इजी हो जाएगा और वहां पे कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो आपको एम्बिग्यूअस वर्ड्स आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज नहीं करने हैं। सेम वे यू ऑल्सो नीड टू अवॉइड द लीडिंग और बायस क्वेश्चंस, कि भाई क्वेश्चनर की वर्डिंग्स जो है वो चेक करने के टाइम पे हमें ये भी चेक करना है कि जो कोई क्वेश्चंस है तो वो लीडिंग क्वेश्चंस तो नहीं है ना। लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या, द क्वेश्चन इटसेल्फ गिव द क्लूज टू द रिस्पोंडेंट्स, कि क्वेश्चन जो है वही आंसर दे देता है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। तो वैसे टाइप्स के क्वेश्चंस को हम कहते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल है, अगर मैं हमारे यहाँ पे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि भाई क्वेश्चंस है कि अगर आप सच्चे देशभक्त हो, आप इंडियन हो और सच्चे इंडियन हो, आप देशभक्त हो, इंडिया के प्रति आपकी श्रद्धा है, आपका समर्पण है,
तो आप चाइना की चीजें परचेज करोगे जब इंडिया और चाइना का युद्ध चल रहा है तब? तो आंसर है यस, नो, डोंट नो। तो अल्टीमेटली सबका आंसर क्या आएगा? नो। क्यों? कि भाई आपने क्वेश्चन में ही क्लू दे दिया है कि अगर आप सच्चे देशभक्त हो, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर चल रहा है, तो आप चाइना की चीजें लोगे या नहीं लोगे? तो ये जो क्वेश्चंस है वो कैसा क्वेश्चंस हो गया? लीडिंग क्वेश्चंस हो गया, बायस क्वेश्चंस हो गया। क्वेश्चन जो है वही सामने वाले बंदे को बोल देता है कि यस, ये ऑप्शंस आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस, बायस लीडिंग क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चन के अंदर होने चाहिए नहीं। क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके वर्डिंग्स ऐसे होने चाहिए नहीं। तो मेरे को ये वर्डिंग्स रिमूव करने होंगे। इंस्टेड ऑफ दैट, अ सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन need to be asked like this: do you think that the Indians should buy the imported automobiles? Yes or no? That's it. तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस पढ़ के किसी को समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या क्लू है, क्या ऑप्शंस यहाँ पे हिंट दिया गया है। तो लीडिंग क्वेश्चंस जो है, बायस क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना है। सेम वे इवन ऑप्शंस, जो क्वेश्चंस के लिए था वैसे ही ऑप्शंस के लिए भी हो सकता है कि भाई यू ऑल्सो नीड टू अवॉइड द इम्प्लिसिट ऑल्टरनेटिव्स, कि भाई आप एक्सप्लिसिटली सभी ऑल्टरनेटिव्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं। आपका क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के जो रिस्पॉन्स है वो सभी प्रोबेबल ऑल्टरनेटिव्स दिखाने चाहिए। अगर आपका क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के अंदर ही आप जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपरली नहीं दिखाते हो तो डेफिनेटली लोग आपको जो आंसर देंगे वो गलत होगा। सो you need to explicitly represent each and every alternatives। कि यहाँ पे questions है कि do you like to fly when traveling short distance? तो normally answer क्या होगा लोगों का? Yes। Once again this is a wrong questions। questions की जो wordings है वो गलत है। क्यों? तो कि आपने एक ही ऑप्शन दिखाया है यहाँ पे, बट अगर आप एक से ज्यादा ऑप्शन दिखाते तो लोग आंसर देते कि भाई ये वाला या ये वाला। बट आपने क्या किया है यहाँ पे? एक ही पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव्स आपने यहाँ पे यूज किया है और ये इम्प्लाइड ऑल्टरनेटिव्स है कि यही ऑल्टरनेटिव है, तो लोग यस और नो में आंसर देंगे। बट इंस्टेड ऑफ दैट आपने एक्सप्लिसिटली दो ऑप्शंस दिखाए। फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक टू फ्लाई व्हेन ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस और वुड यू रादर ड्राइव? तो वंस अगेन यहाँ पे आपने दो मोड देखा है, एक ड्राइविंग मोड है, बाय रोड है, और एक बाय फ्लाई है। तो हियर वंस अगेन यू कैन गेट द आंसर्स आइदर फ्लाई और ड्राइव। तो यहाँ पे आपने दो ऑप्शंस रिप्रेजेंट किए हैं और दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस वो रिस्पोंडेंट्स को चूज करना है। तो इवन ऑल्टरनेटिव्स तो वो आपको एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट करना है। सो यू नीड टू अवॉइड कि भाई एक ही ऑप्शंस, एक ही ऑल्टरनेटिव्स आप क्वेश्चंस के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको सभी ऑल्टरनेटिव्स क्वेश्चनर के अंदर रिप्रेजेंट करने हैं। तो जैसे क्वेश्चंस वैसे ही इवन ऑल्टरनेटिव्स वो भी सही तरीके से आपने राइट अप किया है कि नहीं किया है, वो चीज भी आपको वहां पे देखनी है। सेम वे वेरियस काइंड्स ऑफ एजम्पशंस, कि भाई आप सभी चीजों को एज्यूम नहीं कर सकते। आप जब क्वेश्चन बनाते हो तो यू शुड नॉट एज्यूम, you should not be worded so that the answers is depends upon your implied assumptions। कि भाई आप जो एज्यूम करते हो कि भाई मैं ये क्वेश्चंस पूछूंगा तो लोग उसको यही तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और ऐसे ही आंसर देंगे, तो ऐसा होगा नहीं और इवन आपको करना चाहिए नहीं। तो यू कैन नॉट एज्यूम each and everything because people might perceive the questions in their own way and they will give the answers in their from their own perspective। तो अगर आप simply question how you are you in favor of a balanced budget? So once again, the respondents cannot understand what these questions want to say. What is your assumptions? कि भाई आप रिसर्च कर रहे हो कि भाई लोगों का परसेप्शंस क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब चेंज हो रहा है तो उसकी क्या इंपैक्ट आ रही है, तो ये सब आप रिसर्च कर रहे हो। बट ये क्वेश्चन पूछ के आप एज्यूम करते हो कि भाई सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि भाई मेरा क्वेश्चन क्या है, उसको क्या आंसर देना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, तो यू आर रॉन्ग, आप सही नहीं हो। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू नीड टू क्लियरली मेंशन आउट कि भाई आपके क्वेश्चंस के वर्डिंग्स ऐसे होने चाहिए कि जिससे सामने वाले बंदे को पता चले कि भाई आप क्या पूछना चाहते
हो. So questions will be like this: Are you in favor of a balanced budget if it would result in an increase in the personal income tax? कि अगर पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब में एनहेंसमेंट होता है तो आप ये बजट के फेवर में हो या नहीं हो. तो हियर द रिस्पोंडर्स कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि भाई कौन कौन से व्यू पॉइंट्स को उसको ध्यान में रख के आंसर देना है. So even you need to avoid the some kind of specific assumptions. Same way, you also need to avoid the some kind of generalizations and estimations at the respondent end. कि भाई रिस्पोंडेंट साइड पे सब एज्यूम करके एस्टिमेट करके डायरेक्टली वो बंदा आंसर दे देगा सब चीज का और उसको आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेगो. वंस अगेन इट विल बी रॉन्ग. कि भाई क्वेश्चन है यहाँ पे फॉर एग्जांपल है कि व्हाट इज द एनुअल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर्स ऑन द ग्रोसरीज इन योर हाउस होल्ड. कि भाई आप एक साल के अंदर ग्रोसरीज के अंदर कितना खर्चा करते हो. तो वो बंदा आंसर दे देगा बट वंस अगेन वो आंसर सही नहीं होगा. देयर विल बी अ रिस्पॉन्स एरर. क्यों? तो कि भाई पूरे साल का आपने पूछा है और उसके बेसिस पे आप एस्टिमेशंस लगाओगे भाई ऑन एन एवरेज एक महीने में वो इतना स्पेंड करता है. तो ये सारी चीजें जनरलाइजेशंस एस्टिमेशंस आपका गलत होगा. आपको सही इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स वहां से नहीं मिलेगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? What is the monthly or even weekly expenditures on a groceries in your household? कि भाई आप एक महीने में कितना खर्चा करते हो. तो वो बंदे को डेफिनेटली पता होगा. इवन वीकली भी पता होगा तो वो सही आंसर वहां पे देगा. और इवन वी नीड टू चेक कि भाई उसके घर के अंदर मेंबर्स कितने हैं. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर हाउस होल्ड. कि अगर मेंबर्स ज्यादा होंगे तो खर्चा डेफिनेटली ज्यादा होगा. तो यू नीड टू चेक कि भाई एक्सपेंडिचर्स कितना है, कितने लोग हैं और उसके हिसाब से आप एस्टिमेशंस आप रिसर्चर्स के रूप में करोगे बट सामने वाले बंदे को डायरेक्टली नहीं बोल दोगे कि भाई एक साल का डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं पूछोगे. क्यों? तो कि भाई वो रिस्पॉन्डेंस जो है वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा तो वो सही करेगा गलत करेगा आपको पता नहीं है. वहां पे रिस्पॉन्स एरर होने के चांसेस है. सो यू नीड टू try to avoid the generalizations and estimations, but you yourself need to prepare the questions in such a way so that you can try to get and collect the correct information and you can do the calculations and estimations at your end rather than asking the respondents to calculate in their end. Same way we also need to have a dual statements, that is positive and negative statement. Both type of statements should be used in our questionnaire. ये स्केल के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि भाई आप क्वेश्चनर बनाते हो कोई स्टेटमेंट्स पूछते हो तो उसके अंदर दोनों टाइप्स के स्टेटमेंट्स आपको पूछनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव. क्यों? तो भाई वी वांट टू सी वेदर द पीपल आर रीडिंग द स्टेटमेंट्स और नॉट, वेदर व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड दे हैव, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, वो रीड करके सही तरीके से आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्स एरर है कि नहीं है. तो वो सारी चीजें आप आसानी से चेक कर पाओगे. सो फॉर दैट पर्पज यू नीड टू यूज बोथ टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स इन योर क्वेश्चनर्स. क्वेश्चनर्स के अंदर हम दोनों टाइप्स की स्टेटमेंट्स हम यूज करेंगे. सो दिस इज द स्टेप नंबर 6 कि जहां पे आपको क्या करना है, आपकी जो क्वेश्चंस है उसके वर्डिंग्स जो है उसको आप एनालाइज करोगे कि भाई मेरे क्वेश्चंस जो है हर एक क्वेश्चन जो है उसके वर्डिंग्स प्रॉपर है कि नहीं है, उसके आंसर्स जो है उसके वर्डिंग्स प्रॉपर है कि नहीं है. तो वो चीज मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ. सो हियर आई जस्ट गो विद द डिफाइनिंग द इश्यूज. आई गो विद द यूजिंग द सम ऑर्डिनरी वर्ड्स, try to avoid the ambiguous and use the unambiguous words, try to avoid the leading questions, bias questions, try to avoid the implicit alternatives, avoid the implicit assumptions, and even avoid the generalizations and estimations at your end. Then you need to use both positive and negative statements in your questionnaire. Now step number 7, the last steps in our questionnaire drafting, where we are going to determine the order of the questions. कि भाई आपका सब questions finalize हो गए हैं, questions के options, scales सब कुछ finalize हो गया है. Now you want to determine कि भाई अभी मेरा questions जो है questionnaire जो है उसके अंदर questions जो होंगे वो कौन सी sequence में आएंगे. तो once again it is also important कि भाई जो sequence है वो भी
इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा, उसके बाद कौन सा, तीसरा, चौथा, तो उसकी सीक्वेंस ऑर्डर डिटरमाइन करना है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो हियर यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन इन टर्म्स ऑफ योर ओपनिंग क्वेश्चंस कि भाई मेरे जो क्वेश्चनर है तो उसके ओपनिंग क्वेश्चंस क्या होंगे, वो आप डिटरमाइन करोगे। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है योर ओपनिंग क्वेश्चंस शुड बी इंटरेस्टिंग, सिंपल एंड नॉन थ्रेटनिंग। कि भाई आपका जो ओपनिंग क्वेश्चंस है वो एकदम सिंपल होना चाहिए, कि जो रिस्पोंडेंस है तो वो नॉर्मली क्या करने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा। अगर आपका पहला ही क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गया, डिफिकल्ट हो गया, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने वहां पे मांग ली, उसको लगा कि ये थ्रेटनिंग है, कि इससे फ्रॉड हो सकता है, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगा तो ये लोग चीटिंग करेंगे, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन से ही आंसर देना नहीं चाहेगा, तो वहां पे आपका रिस्पॉन्स रेट घट जाएगा, लोग आपका क्वेश्चन नहीं फील करेंगे। तो आपका ओपनिंग क्वेश्चंस कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, जनरल क्वेश्चंस आपको इनिशियल स्टेज पे पूछना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको पूछना है, सेंसिटिव, पर्सनल, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे नहीं रखनी है। इवन यू कैन यूज द ओपन एंडेड, कि जहाँ पे वो रिस्पॉन्डेंट्स को आप बोलो कि भाई आप अपने हिसाब से अपनी चीजें, इंटरेस्ट, एरिया, लाइकिंग, डिसलाइकिंग्स, वहाँ पे वो कंसर्न चीज के लिए ओपन एंडेड में एक्सप्रेस कर रहे। So first we just think about the opening questions. Then next we are going to think about the type of informations, and based on that the questions will be where. उसकी sequence हम determine करते हैं। तो normal क्या होता है, हमारी guideline क्या है, generally sequence कैसी होती है, we just go with the first basic informations. So basic informations refers the informations regarding the specific problem itself. तो वो हमेशा सबसे पहले पूछनी है। तो उसके अंदर भी जनरल टू स्पेसिफिक आप जाओगे, फ्यूनल अप्रोच, वो हम बाद में देखते हैं कि भाई आप क्या करोगे। सबसे पहले जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रॉब्लम के लिए रिसर्च करते हो उससे आप स्टार्ट करते हो, तो उसके अंदर भी जनरल क्वेश्चंस टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट विच इज फॉलोड बाय योर क्लासिफिकेशंस इंफॉर्मेशंस। तो क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशंस हियर रिफर्स द क्लासिफिकेशंस ऑफ रिस्पोंडेंट्स इन टर्म्स ऑफ द सोशल एंड डेमोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस, कि भाई उसका सोशल क्लास, उसके डेमोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस लाइक जेंडर, इनकम ग्रुप, एजुकेशन ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप, तो ये सारा क्लासिफिकेशंस हो गया कि भाई आप उसको क्लासिफाई करोगे कि एज ग्रुप दिस टू दिस, दिस टू दिस। तो ये सारे क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशंस है वो बाद में आनी चाहिए। और लास्ट में क्या होगा, यू विल आस्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशंस, कि भाई उसकी आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशंस में क्या आएगा, उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इवन डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स, तो ये सारी उसकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो वो हमेशा लास्ट में होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस हो गई क्वेश्चनर्स की, कि भाई आप क्या करोगे, स्टार्टिंग विथ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, specific problem related information, and then after your demographical and personal information, identification information will be always at last, कि भाई लास्ट में वो चीज रखनी चाहिए। सेम वे जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट है उसके अंदर भी जनरल टू स्पेसिफिक आपको जाना है। इवन जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, सेंसिटिव क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, डल्स है, तो ये सारी चीजों को बाद में रखना है, इनिशियल स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे नहीं रखना है। क्यों, तो केवल डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, सेंसिटिव क्वेश्चंस होंगे, तो वो लोग रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो क्वेश्चंस की जो सीक्वेंस है वो चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कि भाई कौन सा क्वेश्चंस कहाँ पे आएगा। इवन वी नीड टू सी कि भाई आप जो क्वेश्चंस की सीक्वेंस रखते हो तो वो क्वेश्चंस की सीक्वेंस जो है वो चीज भी एक दूसरे के आंसर्स के ऊपर भी इफेक्ट कर सकती है। यहाँ पे एग्जांपल्स है, इफेक्ट ऑन सबसिक्वेंट क्वेश्चंस, कि भाई आप जो क्वेश्चंस पूछते हो तो उसके बाद सबसिक्वेंट क्वेश्चंस कौन सा है, ऊपर वाला क्वेश्चन कौन सा है, नीचे वाला क्वेश्चन कौन सा है, तो वो क्वेश्चंस के आंसर जो है उसकी इंपैक्ट एक दूसरे के आंसर्स के ऊपर पड़ेगी। तो आप कैसे क्वेश्चंस पूछते हो, कौन सी सीक्वेंस में पूछते हो, वो चीज आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आपको यूज करना है फ्यूनल अप्रोच, वेर यू विल गो फॉर जनरल क्वेश्चंस टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कि भाई आपके जो फिलर क्वेश्चंस होंगे तो वो इनिशियल स्टेज पे आएंगे। जनरल क्वेश्चंस इनिशियल स्टेज पे, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, सिंपल क्वेश्चंस होंगे तो वो आप इनिशियल स्टेज पे रखोगे। फिर धीरे धीरे करके आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस, प्रोडक्ट रिलेटेड, प्रॉब्लम रिलेटेड जो है
वहां पे आप जाओगे। तो आपका अप्रोच है वो कैसा है, जनरल टू स्पेसिफिक। आप कोई जनरल एरिया से लेके धीरे धीरे करके कंसर्न कंपनी तक आओ, इंडस्ट्री से लेके धीरे धीरे कंसर्न कंपनी तक आओगे, मैक्रो से लेके धीरे धीरे तक माइक्रो लेवल के ऊपर आओगे। Even in your questionnaire, you need to see the logical orders and you need to identify the branching questions कि भाई आपका जो questionnaire है उसके अंदर branching questions है कि नहीं है, वो आपको note down करने पड़ेंगे। Branching questions क्या होता है? The branching question is the questions which will guide the researchers to ask which will be the next questions। कि भाई ब्रांचिंग क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि अगर ब्रांचिंग क्वेश्चंस में रिस्पोंडेंट्स का आंसर ये है तो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आंसर ये है तो नेक्स्ट कौन सा जाएगा। तो हमारे क्वेश्चनर है तो क्वेश्चनर के अंदर कौन कौन से ब्रांचिंग क्वेश्चंस है वो हमें आइडेंटिफाइड करना है। और इवन दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग द फ्लो चार्ट कि आपका जो पूरा क्वेश्चनर है उसका आप फ्लो चार्ट बनाओगे कि जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि भाई मेरे क्वेश्चनर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस है, कौन कौन से ब्रांचिंग क्वेश्चंस है, और वो ब्रांचिंग के अंदर यस आता है तो मैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, नो आता है तो कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करते हो विद द जनरल स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन एंड देन आफ्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो ओनरशिप ऑफ द स्टोर्स, बैंक एंड अदर चार्ज कार्ड्स कि भाई आपके पास कौन कौन से कार्ड्स है उसकी इंफॉर्मेशन आप पूछोगे। फिर आप महीने के अंदर कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर से वहां पे शॉप करते हैं कि नहीं करते हैं वो क्वेश्चन आप पूछना। अगर वो बंदा बोलता है यस हम शॉपिंग करते हैं तो फिर यस बोलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, अगर नो बोलेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड ब्रांचिंग क्वेश्चंस कि उसका जो आंसर है वो डिटरमाइन करेगा कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। तो ये जो क्वेश्चंस है वो हमें आइडेंटिफाइड करना है कि भाई हमारे क्वेश्चनर्स के अंदर कौन कौन से ब्रांचिंग क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, और उसके बाद अगर क्या है और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। तो वो इवन हमें इंस्ट्रक्शंस में वहां पे याद रखना है, लिखना है। तो रिसर्चर्स के रूप में हमें पता होना चाहिए कि यस ये ब्रांचिंग क्वेश्चन है, अगर रिस्पोंडेंट्स का आंसर ये है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये पूछना है, अगर रिस्पोंडेंट्स का आंसर ये है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये पूछना है, लाइक दैट। तो उस हिसाब से इवन आप फ्लो चार्ट बना के भी आइडेंटिफाई करोगे कि भाई वन बाय कौन सा, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन होगा। अगर वो हमारे स्टोर से परचेज नहीं करता है तो वो कौन से स्टोर से परचेज करता है, अगर दूसरे स्टोर से परचेज करता है तो वंस अगेन वी विल आस्क कि आप पेमेंट कैसे करते हो, कैश से करते हो या क्रेडिट से करते हो, क्रेडिट से करते हो तो कौन कौन से क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, कैश से करते हो तो आप फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, लाइक दैट। तो इन दैट वे दिस ऑल आर द this is the simple flow chart of questionnaire from which we can identify what will be the our branching questions. This is step number 7 where we are going to determine कि भाई हमारे questions जो है उसका order क्या होगा, हम पहले कौन सा questions पूछेंगे बाद में कौन सा questions पूछेंगे। So in that way these are the various steps which we are going to follow for the purpose of creating a effective questionnaire. So this is about the questionnaire drafting process.